प्यारे बच्चों, नमस्कार। वार्षिक परीक्षा 2021 विषय हिंदी कक्षा 11वीं का आदर्श उत्तर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं डीआरजी हिंदी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। आपका जो पेपर है उसका आदर्श उत्तर क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, मीराबाई की भाषा मूलतः थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। तो विकल्प हैं हमारे सामने। पहला बंगाली, राजस्थानी, अवधी, फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थानी। मीराबाई कौन है? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। तो उनकी भाषा क्या थी? मूलतः राजस्थानी। दूसरा प्रश्न, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को पद पर दिया था। किस पद पर? वकील के, दरोगा के, मैनेजर के या शिक्षक के? तो इसका उत्तर है मैनेजर के। कुएं की खुदाई की जाती है कुल्हाड़ी से, फावड़ा से, बसौली से, छेनी हथौड़ी से। तो कुआं का छोटा रूप है और उसकी खुदाई किससे की जाती है? बसौली से। तो इसका उत्तर क्या होगा? बसौली। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सन 1936 में, सन 1836 में, सन 1950 में, सन 1970 में। तो इसका उत्तर है सन 1936 ईस्वी में। प्रश्न 5 है, इनमें से महाकाव्य है। कौन सा महाकाव्य है? पंचवटी, रामचरितमानस, सुदामा चरित, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है पंचवटी एक खंड काव्य है और रामचरितमानस क्या है? ये महाकाव्य है, क्योंकि सुदामा चरित भी खंड काव्य है। तो इसका सही उत्तर है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब खाली, खाली स्थान की पूर्ति करना है। पहला, खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को, प्रसाद को? इसका उत्तर है सुमित्रानंदन। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और ये छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है। बचपन से खालिस्तान कुशाग्र बुद्धि का था। कौन? मोहन या धनपत? इसका उत्तर है मोहन। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका खालिस्तान है। संगीत या गानपन? तो इसका उत्तर है गानपन। रस के खालिस्तान अंग है 4 या 5? तो रस के 4 अंग हैं और प्रकार 10 हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4। माधुर्यता का शुद्ध शब्द खालिस्तान है माधुरी या माधुर्य? इसका उत्तर है माधुर्य। प्रश्न तीसरा, सत्य एवं असत्य चुनकर लिखिए। कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से पेट को ढक लेते हैं। तो ये क्या है? सत्य है कि असत्य? ये सत्य है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है वे आंखें, इस पदविधा से लिया गया है। जामुन का पेड़ कहानी विधा है, ये भी सत्य है। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है। इसका उत्तर सत्य है। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो ये असत्य है। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो ये सत्य है। प्रश्न 5, सही जोड़ी मिलाइए। क और ख में हमको सही जोड़ी मिलाना है। आओ मिलकर बचाएं, मेरी कहानी, रात दिन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो। ख तरफ दिया हुआ है द्वंद्व समास, निर्मला पुतुल, जवाहरलाल नेहरू, श्रेष्ठ आचार्य विश्वनाथ। तो आओ मिलकर बचाएं, इसका उत्तर क्या है? किसने लिखा है इसको? निर्मला पुतुल ने। मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। रात दिन द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्यों? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये आचार्य विश्वनाथ द्वारा कहा गया है। और जिसका अर्थ चिपका हुआ हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार।
प्रश्न 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? इसका उत्तर, आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहते हैं या अल्पभाषी कहते हैं। मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए। वाक्य को शुद्ध करना है। तो इसका उत्तर क्या है? मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए, क्योंकि भैंस गर्म नहीं होती बल्कि उसका दूध गर्म होगा, इसलिए मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाइए। पतन पाप पाखंड जले में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे पावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 6, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? इसका उत्तर, कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजर, अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। अथवा लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अन्यन भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अन्यन कृष्ण भक्ति की इस पराकाष्ठा को बाबलेपन की संज्ञा दी गई है, पगली कहा गया है, पागल कहा गया है, इसी कारण लोग उन्हें बावरी कहते हैं। प्रश्न 7, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहते हैं? इसका उत्तर, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में हैं। उस समय के सेनानियों को जेल में क्या यातनाएं दी जाती थीं, उनसे पिताजी को अवगत कराना नहीं चाहता था। पिताजी सरल और भावुक स्वभाव के हैं, उन्हें सुखी देखना चाहता था। सुखी देखना चाहता हुआ कवि पिता से वास्तविकता छिपाना चाहता है। अथवा दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? दरख्तों का साया और धूप का प्रतीकार्थ है, दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं, धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगी हैं। प्रश्न 8, मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था? मियां नसीरुद्दीन का खानदान पेशा नानबाई बनाने का था। और नानबाई क्या है? रोटी, 56 प्रकार की रोटियां बनाया करते थे। वह अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे जहां पर वह नानबाई बनाते थे। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जिसको बनाने की कला में नसीरुद्दीन को महारत हासिल थी। अथवा लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाई है? उत्तर, लाहौल स्पीति में आवागमन की अनेक कठिनाइयां हैं। स्पीति में पूरे साल में लगभग 8 से 9 महीने बर्फ जमी रहती है। इस कारण सारे रास्ते जाम हो जाते हैं और यह क्षेत्र बाकी दुनिया से कटा रहता है। मुश्किल से 3-4 महीने ही बसंत ऋतु रहती है और सामान्य मौसम होता है। यहाँ पर ना तो हरियाली है ना ही पेड़ है, इसलिए आवागमन की कठिनाइयां हैं। प्रश्न 9, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से बार बार कौन सा प्रश्न करते हैं? उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। पहला, भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कौतूहल व ताज्जुब से भर जाते हैं। अथवा किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों? उत्तर, पंडित अलोपीदीन ने देव दुर्लभ त्याग कहा
भक्ति का अंदाज नहीं लगा पाए थे। उन्हें पता नहीं था कि धन के सन्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते। इसलिए धर्म वंशीधर को बुद्धिहीन तथा देव दुर्लभ त्याग कहा गया है। प्रश्न 10वां, नादमय उच्चार का क्या अर्थ है? उत्तर, यह लता के गायन की विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। अथवा प्रश्न, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अनेक प्रागैतिहासिक गुफाओं से तत्कालीन मनुष्यों के बनाए चित्रांकन पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, सिंघनपुर, रायसेन, होशंगाबाद आदि अनेक स्थानों से गुफाओं अथवा शिलाओं पर अंकित चित्र पाए गए हैं। प्रश्न 11, चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप धारण क्यों करते हैं? इसका उत्तर, कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकती है और गहराई में जमा दमघुटू गर्म हवा ऊपर कुई से लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। अथवा भारत के विभिन्न राज्यों में लोक नृत्यों में क्या समानता है? इसका उत्तर, भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। भारतीय लोक एवं आदिवासी नृत्य वास्तव में सरल होते हैं और इन्हें मौसमों के आवागमन, बच्चे के जन्म, शादी ब्याह और त्योहारों के मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। लोक कला एक समूह या स्थान विशेष के लोगों का आम प्रदर्शन होता है। इसके प्रवर्तकों की पहचान समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्षों से इसकी शैली का संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, मौखिक संचार का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मौखिक संचार से तात्पर्य बोल चाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। प्रत्येक संगठन में सूचनाओं का एक बड़ा आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है और यह आमतौर पर लिखित संचार के लिए पसंद किया जाता है। अथवा डायरी लेखन क्या है? उत्तर, डायरी लेखन अपने व्यक्तिगत सुख दुख अनुभव का वर्णन रहता है। डायरी में लिखने वाले व्यक्ति का ही पक्ष हमारे सामने आता है। डायरी लिखने वाला व्यक्ति अपनी अनुभूतियों के साथ तत्कालीन घटनाओं पर भी टिप्पणी करता है। डायरी में लेखक अपने साथ ही संवाद स्थापित करता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, पत्रकारिता क्या है? इसका उत्तर है, हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। अथवा शब्दकोश क्या है? इसका उत्तर, शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। कोश में शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे कौन कौन से हैं? पहला है आंख में धूल झोंकना और दूसरा है गुड़ गोबर करना। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया और पुलिस उसे ढूंढती रह गई। दूसरा है गुड़ गोबर करना,
काम बिगाड़ना या काम नष्ट करना। वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? किसी तरह से मेहनत कर इस काम को करना शुरू किया और उसने आकर बने बनाए काम को गुड़ गोबर कर दिया। इसके अलावा आप अपने से भी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अथवा प्रश्न निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला, हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के फूल मेरे मानस में। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शिरीष के पुष्प मेरे मानस में हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी। शुद्ध, सुभद्रा कुमारी चौहान विदुषी महिला थी। प्रश्न 15, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर, काव्य का वह रूप जिसमें एक ही छंद में एक विचार, एक भाव या एक अनुभूति को बिना किसी पूर्वोपर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया गया हो, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना छंद या इकाई होती है। इसकी पूर्णता के लिए न तो इसके पहले और न इसके बाद में किसी संदर्भ या कथा की आवश्यकता होती है। मुक्तक काव्य के प्रकार, मुक्तक काव्य के प्रकार हैं गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। ऐसे मुक्तक, गेय मुक्तक की बात करते हैं हम, ऐसे मुक्तक जो भाव प्रधान हो, जिनमें सुर और लय के साथ गाया जा सके, गेय मुक्तक कहलाते हैं। जैसे मीरा, कबीर, तुलसी आदि के दोहे। पद, पाठ्य मुक्तक, ऐसे मुक्तक जो विचार प्रधान होते हैं, जिनमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, पाठ्य मुक्तक कहलाते हैं। जैसे बिहारी, रहीम, कबीर, देव आदि के दोहे क्या कहलाते हैं? पाठ्य मुक्तक कहलाते हैं। अथवा विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। विरोधाभास अलंकार मतलब व्यक्ति ज्यों ज्यों डूबता है तो वो काले रंग में डूबेगा पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पे ज्यों ज्यों वो डूबता है श्याम रंग में, वैसे वैसे वो उज्जवल होता जाता है। तो ये भक्ति की बात है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। पहला, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। अगला, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। अथवा कविता वे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर, कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन, साहूकार, कोतवाल आदि को जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि महाजन ने ऋण चुकाने के लिए किसान के घर, खेत, गाय, बैल सबको नीलाम करवा दिया। साहूकार के आदमियों ने उसके बेटे की हत्या कर दी और कोतवाल ने उसकी विधवा बहू पर अत्याचार किया, जिससे वह आत्महत्या करने को विवश हो गई। इस प्रकार कविता में तत्कालीन उच्च वर्ग को किसान की पीड़ा का जिम्मेदार बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? लिखिए। उत्तर, मियां नसीरुद्दीन को अपने काम से बहुत प्यार है। उनका काम रोटी बनाने का है, परंतु उसे काम के रूप में नहीं, एक कला के रूप में देखते हैं। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम अपने काम से प्यार करने लगते हैं, तब वह काम नहीं रह जाता है। उन्हें बहुत प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं, इसमें वे स्वयं पर गर्व करते हैं। अपने काम का उन्हें इतना गहरा ज्ञान है कि उसने उन्हें गर्व से ही भर दिया है। लोग प्रायः अपने काम को इतने गर्व से नहीं लेते हैं। काम उनके लिए पैसे कमाने का जरिया होता है। अथवा निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। पहला है डिप्टी सेक्रेटरी, दूसरा मेंबर, तीसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो डिप्टी सेक्रेटरी का अर्थ है उपसचिव, दूसरा है मेंबर का हिंदी रूप है सदस्य, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि, तो इसका मतलब है विभाग।
कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अर्थ क्या होगा? कृषि विभाग। अगला प्रश्न 18, शास्त्रीय संगीत तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? उत्तर, शास्त्रीय संगीत में रागों को प्रधानता दी जाती है, जबकि चित्रपट संगीत में गायकी और गायन को प्रधानता दी जाती है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, अर्थात इसका स्थायी भाव गंभीर होता है, जबकि चित्रपट संगीत में चपलता और उच्छृंखलता होती है, इसमें गंभीरता का अभाव होता है। अथवा कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? उत्तर, कुई का मुंह छोटा रखने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। ये कुई शब्द कहाँ के लिए है? कुई कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में। एक शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण क्या है? रेत में जमी नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर सकती है कि उससे 2-3 घड़े ही भरे। कुई के तले पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकाला नहीं जा सकेगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ ऊपर तक आ जाता है। इस पानी को बाहर निकालना सरल हो जाता है और इस पानी को निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी बात क्या है इसमें? कुई के घेरे का इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी संबंध है। बड़ा मुंह होने पर फैला हुआ पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, इसलिए कुई का मुंह छोटा रखा जाता है, जिससे पानी को वाष्प बनाने से रोका जा सके। तीसरा, कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी होता है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के ढक्कन लगे होते हैं या फिर कहीं कहीं खस की पट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न 19, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। कोई 3। उत्तर, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरा में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है। अथवा प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। परिश्रम करने वाला, जिसे क्षमा ना किया जा सके, भगवान शिव की भक्ति करने वाला। तो परिश्रम करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? परिश्रमी, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य, भगवान शिव की भक्ति करने वाला शिव भक्त। प्रश्न 20, महाकाव्य की 3 विशेषताएं बतलाते हुए 3 महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला, इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होता है। यह सर्गों में रचित होता है। इसमें कम से कम 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इसमें श्रृंगार, शांत और वीर में से कोई एक रस प्रधान होता है। शेष रस गौड़ होते हैं। महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा और भी महाकाव्य अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत इत्यादि। अगला प्रश्न, कुंडलियां छंद को उदाहरण सहित समझाइए। कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुंडलियां के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कुंडलियां को कि कुंडलियां छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से उस छंद का अंत भी होता है। और दोहा के जो प्रथम 2 चरण होते हैं, जहाँ पे दोहा समाप्त होता है जिस शब्द से, उसी शब्द से रोला शुरू होता है। तीसरा चरण शुरू होता है
उदाहरण यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको जो उदाहरण ठीक लगे वो लिख सकते हैं जो तैयार हो। एक उदाहरण यहाँ पे है, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। अब देखो, आशाओं के धान यहाँ पे समाप्त हुआ दूसरा दोहा, दूसरी लाइन, और उसी लाइन से क्या है, शुरू होता है तीसरा लाइन, अर्थात रोला। आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन। देखिए, सावन से शुरू हुआ था और सावन में ही, सावन शब्द में ही समाप्त हुआ, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीफोन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, पुरुष भी और महिला भी, युवा तथा वृद्ध भी, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। दूसरा है, इसी से जुड़ी जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। तीसरा, जनसंचार संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। अथवा स्ववृत्त या बायोडाटा लेखन से आप क्या समझते हैं? स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है? लिखिए इसका उत्तर। स्ववृत्त लेखन का तात्पर्य है अपना वृत्त लिखना। स्व मतलब अपना, अपना वृत्त लिखना या अपना वृत्तांत कहना। वृत्तांत का एक अन्य अर्थ अपनी आप बीती भी होता है, किंतु स्वयं अपने बारे में संक्षिप्त रूप से आवश्यक सूचना प्रदान करना ही स्ववृत्त लेखन कहलाता है। स्ववृत्त में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाता है। स्ववृत्त में अपना पूरा परिचय, पता, संपर्क सूत्र, संपर्क सूत्र में जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि, शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यताओं के सिलसिलेवार विवरण के साथ साथ अन्य संबंधित योग्यताओं, विशेष उपलब्धियों, कार्యేतर गतिविधियों व अभिरुचियों का उल्लेख होना चाहिए। एक दो ऐसे सम्मानित व्यक्तियों के विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व व उपलब्धियों से परिचित हों का समावेश भी होना चाहिए। प्रश्न 22, सुमित्रा नंदन पंत एवं अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनके बारे में हमें लिखना है? पहला है दो रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष, कला पक्ष, तीसरा है साहित्य में स्थान। इसका उत्तर, सुमित्रा नंदन पंत, रचनाएं लोकायतन, वीणा, इसके अलावा और दूसरी भी रचना आप लिख सकते हैं। भाव पक्ष, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्रण में विकृत तथा कठोर भावों को स्थान नहीं दिया है। उनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल एवं मृदुल भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कला पक्ष, सशक्त भाषा, पंत जी की जो भाषा है कोमल कांत पदावली से युक्त, सहज और सुकुमार है। उसमें चित्रमयता, लालित्य और ध्वन्यात्मकता विद्यमान है खड़ी बोली में। दूसरा, छायावादी लाक्षणिक शैली, छायावाद से प्रभावित इनकी रचनाओं में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता तथा सजीव बिंब प्रधान सर्वत्र दृष्टव्य है। तीसरा, स्वाभाविक अलंकरण, इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, रूप कातिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकारों का मौलिक प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय, ध्वन्यार्थ, व्यंजना आदि नवीन अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान, पंत जी का काव्य भाव और कला दोनों पक्षों में सशक्त और समृद्ध है।
भाव कल्पना, चिंतन, कला सभी दृष्टियों से काव्य उत्कृष्ट है। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कवियों में पंत जी का अति महत्वपूर्ण स्थान है। भवानी प्रसाद मिश्र रचनाएं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। भाव पक्ष, भाषा मिश्र जी की भाषा सहज एवं सरल है। उनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में सशक्त है। इन्होंने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है। अपने भावों को सहज सरल खड़ी बोली में व्यक्त करने में मिश्र जी कुशल रहे हैं। अपूर्व प्रकृति चित्रण, इनकी कविताओं में अनुपम प्रकृति चित्रण को भी स्थान दिया गया है। सतपुड़ा के जंगल इनको प्रभावित करते हैं। अनुभूतिपूर्ण काव्य इनकी कविताओं में अपनी अनुभूति को कल्पना का जामा पहनाकर अभूतपूर्व बना दिया गया है। इनके काव्यों में भावाभिव्यक्ति की सशक्त योजना है। कला पक्ष, अलंकारों और मुहावरों का प्रयोग। मिश्र जी ने अपनी कविता में अलंकारों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से नए नए विचारों को समझाने का कार्य किया है। गांधीवादी विचारधारा, मिश्र जी ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण अपनी कविताओं में गांधी दर्शन का प्रभाव छोड़ा है। इनकी कविताओं में व्यक्तिकता और आत्मानुभूति दृष्टिगोचर होती है। इनके गीत फरोश नामक कविता अत्यंत चर्चित रही। साहित्य में क्या स्थान है? पंडित भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगशील एवं नई कविता के लोकप्रिय कवि हैं। इनकी कविताओं में एक ऐसी सरलता और ताजगी है जो आज के किसी अन्य कवि में दिखाई नहीं देती। गांधीवाद से प्रभावित मिश्र जी की कविताओं में मानव कल्याण के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवियों में इनका प्रशंसनीय स्थान है। इन्होंने सहज और सरल भाषा शैली में अपने विचारों को व्यक्त करके अपनी कविता को आत्मीय वार्तालाप तथा आत्मानुभव के रूप में प्रतिष्ठित किया है। प्रश्न 23, ये लेखक परिचय है। मुंशी प्रेमचंद जी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। दो रचनाएं, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, गोदान, गबन, मतलब जो रचना आप लिखना चाहते हैं, जो आपको तैयार है वो लिख सकते हैं। भाषा, प्रेमचंद जी ने संस्कृत, अरबी एवं फारसी के प्रभाव से उक्त भाषा का प्रयोग किया है जिसमें जनसाधारण भाषा को समझ सके। आपने हिंदी उर्दू का मिश्रण करके हिंदुस्तानी भाषा का साहित्य में प्रयोग किया जो कि जन सामान्य की भाषा थी। हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के समान प्रेमचंद ने ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आज भी आदर्श रूप में प्रतिष्ठित है। प्रेमचंद ने प्रारंभ में उर्दू में साहित्य सृजन किया, बाद में हिंदी में लेखन कार्य प्रारंभ किया। शैली, उनकी भाषा शैली सरस प्रवाह में तथा सरल है जिसे हिंदू मुसलमान शिक्षित अशिक्षित भली प्रकार पढ़ तथा लिख सकते हैं। मुहावरों तथा कहावतों के प्रयोग से भाषा में चार चांद लग गया है। भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। शैली है ये, कितनी अच्छी शैली में उन्होंने लिखा है। विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली इत्यादि ये शैली हैं। और भी शैलियां हैं जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी भावों को अभिव्यक्त किया है, अपने विचारों को जनसामान्य के सामने रखा है। साहित्य में स्थान, प्रेमचंद अपने युग के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि उन्होंने जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं तथा यथार्थ का सजीव चित्रण किया है, वास्तविकता का। वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं, ग्रामीण जीवन के कुशल शिल्पी हैं। उनके पथ का अनुसरण करते हुए समकालीन उपन्यासकार भी अपने उपन्यासों में आदर्श के सुनहरे चित्र उभारने लगे। वास्तव में प्रेमचंद एक उच्च कोटि के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। उनकी कहानियां कला के चिरंतन पृष्ठों पर इस कहानी सम्राट की अक्षय कीर्ति को अंकित कर रही है। उनकी मृत्यु पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, तुझे एक रत्न मिला था, वही तूने खो दिया। उनकी मृत्यु पर कहा था कवि रविंद्रनाथ
टैगोर जी ने। प्रश्न 24, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो क्या है? बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी कौड़ी न छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती थी वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है, जिसकी रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। प्रसंग, इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है? कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है। किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी, भरधों मतलब बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके रोजगार का साधन छीन लिया गया। किसान के पास दुधारू गाय उजली, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश व हताश है। विशेष, किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। घर द्वार की कौड़ी, ने, न, किसे, कब में अनुप्रास अलंकार है। रह रहे वे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग है। देशज शब्द बरधों का सटीक प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। अथवा कहा तो तैथा चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से उद्धृत है। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह शाये में धूप से ली गई है। प्रसंग, इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। व्याख्या, कवि कहता है कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज स्थिति यह है कि शहर में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं। दूसरे शेर में कवि कहता है कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है। इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा होती है। विशेष, कवि ने आजाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण का उदाहरण आए दिन मिलते हैं। चिराग, मयस्सर, दरख्त, शाये आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाव में गहनता आई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लक्षणा शक्ति का निर्वाह है। साये में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न 25, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कालिदास, अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाले पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यहाँ पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। प्रस्तुत गद्य
खंड आरोह भाग 1 पाठ्यपुस्तक की स्पीति में वारिस पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कृष्णनाथ है। प्रसंग, यहाँ पर लेखक बतलाते हैं कि स्पीति हिमालय की मध्य घाटियों में स्थित है। यहाँ वर्षा ऋतु नहीं होती क्योंकि यहाँ बादल नहीं पहुँचते। यहाँ कभी कभी वर्षा भी होती है तो बर्फ की, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि कालिदास यहाँ आकर कहेंगे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें। तब स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आते। कहने का आशय है कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा होने से जो सुहावनापन विद्यमान हो जाता है, यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। अगर वर्षा हो गई तो उसे वहाँ के लोग शुभ मानते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेष स्पीति का मानसूनी वर्षा के न होने का चित्रण किया गया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। वर्षा होना स्पीति के लिए एक घटना है, इसका सटीक चित्रण किया गया है। अथवा, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिज़ा की ज़रूरत थी। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 की भारत माता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रसंग, भारत शब्द के बारे में लेखक बताता है कि यह संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। व्याख्या, लेखक ने शहरी लोगों से ज्यादा सयाना कहा है क्योंकि शहरी लोगों की रुचि अलग किस्म की होती है। वे दूसरी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेखक को हिंदुस्तान की एकता बताना बहुत जरूरी लगता था क्योंकि गांव के लोग हिंदुस्तान का अर्थ नहीं समझते थे। लेखक उन्हें बताता कि सारा देश एक है, सारे देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं, सभी लोग स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विशेष भारत देश नामकरण के बारे में लेखक बतलाए हैं। लेखक ने शहरी लोगों से ज्यादा सयाना कहा है। लेखक को किसानों को हिंदुस्तान की एकता बताना जरूरी लगता था। प्रश्न 26, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश क्या है? उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच किसी को धन दे डालना ही नहीं, दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है, समाज में सेवा का भाव से रहता है। यह ना समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। धन की उदारता के साथ एक और उदारता आवश्यक है, वह है उपकृत से किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है, एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया और उपयुक्त मतलब सही, जो इस अपठित गद्यांश के लिए सही लगे, वास्तविकता हो। तो यहाँ पे हमने उदारता शीर्षक लिया है। इसके अलावा आप लोग और भी शीर्षक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उदार पुरुष की क्या विशेषता है? उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है, समाज में सेवा भाव से रहता है। तीसरा प्रश्न, सच्ची उदारता किसमें है? उत्तर, मनुष्य को मनुष्य समझना ही सच्ची उदारता है। चौथा, अनुपकार क्या है? उत्तर, एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द। उदार सच्चा, शब्द उदार और दूसरा सच्चा। उदार का विरुद्ध क्या होगा? अनुदार, सच्चा का झूठा। प्रश्न 27, परीक्षा अवधि में लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधीश को पत्र लिखिए। उत्तर में जिलाधीश
कौन होता है? जिले का मुखिया, जिनको हम कलेक्टर कहते हैं, उन्हीं को जिलाधीश कहते हैं। तो सेवा में जिलाधीश महोदय, भोपाल मध्य प्रदेश। विषय परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ये विषय है, इस संबंध में है लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में। यहाँ पे हमने भोपाल मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ किसी भी जिले का नाम नहीं है, इसलिए आप स्वेच्छा से भी जहाँ जिस जिले में रहते हैं उसका नाम भी आप डाल सकते हैं। महोदय, निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं का समय निकट है। हम छात्र अपने अध्ययन में व्यस्त हैं, परंतु जगह जगह लाउड स्पीकरों की आवाज़ों से हमारे अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। इसके पूर्व महाविद्यालयों के छात्रों ने आपको एक प्रार्थना पत्र इसी संबंध में दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों, सभा और दुकानों पर निर्बाध रूप से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और हम एकाग्रचित होकर अध्ययन नहीं कर सकते। अतः नगर के हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के परीक्षावधि में प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी करें। आपकी अति कृपा होगी। भवदीय क शिवाजी नगर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। आप अपना पता यहाँ पे लिख सकते हैं जिस नगर से हैं। दूसरा, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, अनूपपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2021। प्रिय मित्र कन्हैया, नमस्कार। कोई भी मित्र हो सकता है। कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान तुम्हारे लिए वास्तव में गौरव का विषय है। पिताजी को क्या मिलेगा? सादर प्रणाम एवं छोटों को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। के अलावा ये तो उदाहरण है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। फिर है नवीन शिक्षा पद्धति। ये प्रश्न 28 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कौन कौन से हैं इसमें निबंध लिखने के लिए? शीर्षक आपके सामने। इंटरनेट आज की आवश्यकता, साहित्य और समाज, विज्ञान और मानव, विद्यार्थी और अनुशासन, कोविड-19 एक समस्या, कोविड-19 एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम। इसमें जो भी आपको तैयार है, जो भी मनपसंद है, जिसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसी विषय पर आप निबंध लिखिए। कविता से प्रारंभ करिए, जैसे साहित्य और समाज में अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। इसके बाद रूपरेखा, इसके बाद एक एक टॉपिक बिंदु को लेकर उसको विस्तृत रूप से लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। पुस्तकालय का महत्व, जीवन की अविस्मरणीय घटना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वतंत्रता दिवस, नवीन शिक्षा पद्धति। तो इनमें से किसी एक विषय पर, में किसी एक विषय पर सिर्फ रूपरेखा लिखना है। जैसे पुस्तकालय का महत्व लिख सकते हैं, जीवन की अविस्मरणीय घटना, स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रस्तावना लिख सकते हैं, स्वच्छता का महत्व लिख सकते हैं, स्वच्छता से लाभ लिख सकते हैं, स्वच्छता का प्रचार प्रसार लिख सकते हैं और उपसंहार लिख सकते हैं। इसी तरह से किसी भी शीर्षक को आप लिख सकते हैं। टिप, विद्यार्थी स्वविवेक से दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध एवं एक विषय पर रूपरेखा लिखें। इस तरह से आपका पूरा कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र का उत्तर यहाँ पर है। इसी हिसाब से आप लोग अपने विचार से भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।